नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज बात इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाले लोन की। दरअसल बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों की तरह ही आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लोन ले सकते हैं। चूंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने पैसा लगाया है तो उसी आधार पर आपको लोन भी दे दिया जाता है। ये एक तरह से पर्सनल लोन होता है। इसकी शर्तें इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भर करती हैं कि आपको कितना ब्याज उन्हें देना होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अरविंद नारायण जी, जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सुवेंदु प्रस्टी जी, जो कि डायरेक्टर हैं रिस्क कवरी के। सुवेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बहुत से लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर, हमने ये इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या हमने जो इंश्योरेंस ले रखा है उस पर अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उसके बेसिस पे हम लोन ले सकते हैं क्या? सही सही कहा सिंह जी। ये एक संपत्ति की श्रेणी माना जाता है, क्योंकि जो निवेश की पूंजी है हमारे ग्राहकों की, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है, जो सरेंडर वैल्यू करके उसको माना जाता है। तो ये निवेश की पूंजी, जो सरेंडर वैल्यू अभी तक जो ग्राहक ने जो पैसा भरे है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी के पास सरेंडर वैल्यू के पास पड़ा है, उसी के ऊपर वो लोन दे सकते हैं। तो इसी में हमको ये समझना जरूरी है कि बहुत प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हुआ या ट्रेडिशनल इंश्योरेंसेस हुए, जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस और सेविंग्स प्रोडक्ट्स और यूनिट लिंक, जो हमारे मार्केट बाजार की शेयर बाजार की लिंक के हिसाब से कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। ये सब श्रेणी में ओनली जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं वो खाली सुरक्षा के कारण से लिया जाता है, उसमें कोई निवेश की पूंजी नहीं होती है। तो सुरक्षा के कारण के लिए जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर्स खरीदते हैं, उसी के ऊपर कोई लोन नहीं मिलता है। उसको छोड़ के जो बाकी पॉलिसियां हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमारी टर्म अपना एंडोमेंट पॉलिसीज है, सेविंग्स पॉलिसीज है, या यूनिट लिंक, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इवन इन यूनिट लिंक पॉलिसीज के ऊपर भी लोन देते हैं। तो ये लोन पाने के लिए कस्टमर के पास दो ऑप्शंस है। एक हो गया, वही इंश्योरेंस कंपनी के पास हम जा सकते हैं और उनसे हम बोल सकते हैं कि हमारे आज तक की जो जमा पूंजी है और उसका जो भी सरेंडर वैल्यू है, उसके ऊपर मुझे लोन चाहिए। तो उस पे जनरली इंश्योरेंस कंपनीज 85 to 90% ऑफ जमा पूंजी आज के दिन में जो है उसको कस्टमर को लोन देते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से वो चेंज होता है। 9 से लेके 10.5-11% तक चेंज होता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी 9% चार्ज करती है, कोई 10, कोई 9.5, ऐसे करके अलग अलग, सबकी अलग अलग उनका इंटरेस्ट रेट है। तो वो कस्टमर उसको लाभ उठा सकते हैं। इसके सिवा अगर कस्टमर चाहे कि मैं वो इंश्योरेंस कंपनी से मैं लोन नहीं लूँ, तो मार्केट में भी जाके कोई भी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो करंट जो वैल्यू है, जो आज के दिन में जितना भी जमा पूंजी है, उसका रिपोर्ट उनको देना पड़ता है, और उसी के ऊपर 80 से 85% तक तो उसका लोन मिल सकता है। और बैंक लोन जब भी देते हैं इसके ऊपर, उनका भी इंटरेस्ट रेट करीबन 10 से 12% के अंदर रहता है। ये चीज कस्टमर के लिए एक फायदा ये है कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमको सारा सैलरी के डिटेल और सारे इनकम की डिटेल देके सारा कुछ देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर ये पॉलिसी के जमा पूंजी के बेसिस पे हमको मिलती है लोन, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन काफी कम होता है। तो इससे कस्टमर को लाभ उठा सकते हैं, और कम प्रोसेसिंग एंड कम टाइम, कम डॉक्यूमेंट देके इस जी, लोन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ अब अरविंद नारायण जी भी जुड़ गए हैं, जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, लेकिन जैसा कि सुवेंदु जी बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्राहक है वो ले सकते हैं लोन। लेकिन सर, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सामान्य जो जनरल मार्केट है, बैंक हैं, उनके मुकाबले जब आप अपने इंश्योरेंस के थ्रू लोन लेते हैं, उस बेसिस पर लोन लेते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
नहीं, गलत बात है। हमारे वक्ता साहब ने जो बताया बहुत सही बताया है। और ये ऐसा बात नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। एलआईसी की जैसे लोन देती है अपने पॉलिसी पर, उस पर इंटरेस्ट रेट बैंक से कम होती है। और सेकंड थिंग, अगर किसी बैंक में किसी भी ग्राहक का सिविल खराब होती है तो लोन नहीं देता है, कोई भी बैंक नहीं देता है। पर एलआईसी इस पर अवश्य लोन देती है पॉलिसी मैटर पर। और प्रोसेसिंग जो है सुबह में दीजिए, शाम तक एलआईसी अपना लोन उस पर दे देती है। तो बहुत ही सुविधाजनक चीज है पॉलिसी पर लोन लेना, पॉलिसी पर कर्ज लेना बहुत ही सुविधाजनक चीज है। और ग्राहक को बहुत ही सुविधा होती है इस पे। और एलआईसी खास करके इस पे तो बेटर देन प्राइवेट सेक्टर के जो इंश्योरेंस कंपनी से भी ज्यादा अच्छे प्रोसेस से एलआईसी इस पे लोन देती है। और प्राइवेट से जी आप अरविंद जी जी एलआईसी की बात करें, लेकिन बाकी अगर कोई ग्राहक एलआईसी के अलावा बाकी और भी जो कंपनियां हैं उनसे अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो भी क्या वो इसके हकदार हैं कि वो लोन ले सकते हैं? अवश्य, जैसे जीआईसी की पॉलिसी होती है, गाड़ी का ये एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के बाद प्रोसेसिंग ये सब करने में, गाड़ी चोरी हो जाती है, प्रोसेसिंग करने में ग्राहक को कम से कम सालों झूलना पड़ता है इस पे। तो ऐसे इसमें जीआईसी की जो चारों कंपनियां हैं उसको चाहिए लोन देना, जो भी लोन देके ग्राहक को मदद करना, कि किसी भी तरह मदद करके इसको उठाना, सरकार की सुविधा को उठा देना। लेकिन ये जीआईसी तो देती ही नहीं लोन। प्रोसेसिंग करने में, लोन का प्रोसेसिंग करने, सॉरी क्लेम का प्रोसेसिंग करने में सालों लगा देती है चोरी के केस में। तो मान लीजिए किसी का गाड़ी का दाम 8-10 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, तो उस बेचारे को क्या करेगा, उस बेचारा झूलते रहता है इस समस्या को समाधान की। तो इसमें जीआईसी वाले को भी चाहिए कि इसमें सुविधा देना चाहिए लोन कर्ज के लिए। एक एग्जाम्पल के जरिए अगर अरविंद जी हमें समझा सके कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर वो लोन लेता है तो 1 लाख वाले को कितना लोन मिल सकता है, 10 लाख वाले को कितना लोन मिलेगा, और उसमें इंटरेस्ट रेट जो है उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट रेट तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बैंक से कम रहती है, प्लेस इंटरेस्ट रेट कोई खास नहीं इंटरेस्ट रेट इफेक्ट पड़ेगी। हाँ, 85% से 90% लोन देती है। ऐसे अब चाहे तो 85% से 90% अवश्य ही लोन देनी चाहिए। और कर्ज की सुविधा होनी चाहिए, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, किसी में कर्ज की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। इससे व्यापार में करने में भी लोगों को, ग्राहक को बहुत आराम होगा, आसान होगा। कम से कम सालों भर झूलेंगे नहीं इस कार्यक्रम लोन कर्ज में। ठीक है, इसलिए ठीक है। सुवेंदु जी, मेरा सवाल, अगला सवाल ये कि जो बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि किस उम्र के लोग, कितने से कितने उम्र के बीच के लोग इस लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लोन लेने की एज सीमा, समय सीमा, क्योंकि जो पॉलिसी पीरियड होता है जितने नहीं, इसलिए साल कि का ये हम लोगों फिर ने, आपको रीपे भी करना होगा, इसलिए एज फैक्टर जरूरी है। हाँ नहीं, वो क्या करते, इतने साल का लोन देते ताकि आप पॉलिसी, आपका जो पीरियड खत्म हो रहा है उससे पहले आपका लोन को क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर लोन क्लोज नहीं कर रहे तो फिर आपका आगे का इंश्योरेंस भी वो बंद हो जाती है। से आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे, राइट, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि 1 लाख रुपया एक कस्टमर ने भरा है और 10 लाख भरा है, उनको क्या लोन मिलेगा। हम जब भी 1 लाख रुपया जमा करते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, स्पेशली जो सेविंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, एंडोमेंट प्रोडक्ट और मनी बैक इंश्योरेंस, ऐसे, सो 1 लाख पूरा हमारा जमा पूंजी में नहीं जाता है। 1 लाख में कुछ पोर्शन होता है हमारा इंश्योरेंस के लिए। जितने भी हमारे सम अश्योर्ड है उसका इंश्योरेंस बनाने के जो खर्चा है हमारे एज के हिसाब से और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, वो पोर्शन उसमें से निकाला जाता है। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका ये प्रोसेसिंग चार्ज जो है, हमारा पूरा पॉलिसी को संभालने के लिए उनके पास जो उसका एक प्रोसेसिंग कॉस्ट IRDA की तरह से जो माना जाता है, उनको अलाउ किया जाता है, वो होता है। ये दोनों चीज हटाने के बाद जो बचती है, फॉर एग्जाम्पल अभी 85,000 बचा, 1 लाख में से 15,000 इस चीजों में गया और 85,000 बचा, वो 85,000 हमारा जमा पूंजी रहता है। वो 85,000 1 साल का जमा पूंजी है। सपोज 5 साल उसने भरा है कस्टमर ने, तो 5 साल में ये साल 85,000, अगले साल दूसरा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि एज के हिसाब से हमारा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम है, सुरक्षा का प्रीमियम है, वो बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से वो 85,000 शायद घट घट के 80,000 भी जमा होगा। तो इसे सपोज 4 साल में हमारा 5 लाख रुपया में से
3.5 लाख रुपया जमा है, वो 3.5 लाख का 85% हमको लोन मिलेगा। मैंने 5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था, तो 5 लाख के ऊपर लोन नहीं मिलेगा मुझे। जो 3.5 लाख के ऊपर उसका बोनस और लॉयल्टी बोनस और इंटरेस्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने ऐड किया है हमारे इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी पे, उसी का जो अमाउंट बना हुआ है तभी 4.5 लाख है जो भी, उसी के ऊपर हमको 85% लोन मिलेगा। और उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं है, चाहे आप कितना भी अमाउंट लोन ले रहे हो, वो फिक्स है। हाँ जी, ठीक। लेकिन शुभेंदु, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, आपके साथ सवाल जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ राजेश पाटिल जो कि इस वक्त महाराष्ट्र से फोन लाइन में मौजूद है। राजेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी राजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं राजेश पाटिल बोल रहा सर, महाराष्ट्र जलगांव से। लोगों को गुमराह करने के मोबाइल पे मैसेज आते, लोन मिलेगा लोन मिलेगा, और लोगों उस पे चले जाते। मेरे जैसा बहुत से बार गया, और लोगों को लोग गुमराह करते। इसके बारे में सरकार ने कुछ उठाने को होना ना, फॉलो करने को होना ना। ठीक। शुभेंदु जी ये कह रहे हैं कि लोन के नाम पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जो कि लोगों को गुमराह कर रही हैं। नहीं, उनका शायद क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो जो लोन के लिए हमको कॉल्स आते हैं, टेलीमार्केटिंग कॉल्स, वो शायद जनरली लोन के लिए आते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आते हैं। और कभी कभी शायद वो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के बहाने में भी फोन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सारे दर्शकों को कि आप ऐसे जो भी कॉल आता है उसको अवॉइड कीजिए। आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस पॉलिसी के ऊपर आपको लोन लेनी है, तो आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनके ब्रांच ऑफिस में जाइए, उनको मेल लिखिए, या उनका जो कस्टमर सर्विस नंबर होती है उसी नंबर पे फोन कीजिए, आपका रिक्वायरमेंट उनको बताइए। वो आपको समझा देंगे कि आपकी अकाउंट में कितना पैसा जमा है और उसमें कितना पैसा आप लोन ले सकते हो। अगर जो कुछ कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी तो आपको उनके ऑफिस में जा सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर आपका एजेंट को आपके घर पे बुला के उनके थ्रू ये काम कर सकते हैं। सो कोई भी लोन से आते हैं तो उनको आप इग्नोर कीजिए और वो कॉल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो हमको गुमराह कर रहे हैं और उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे फ़ोन कॉल से बिल्कुल आप सतर्क रहिए, और लगातार सरकार की तरफ से भी तमाम मीडिया चैनलों के जरिए आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से सतर्क रह सकते हैं, अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से बचा कर रख सकते हैं। हम इस विषय पे लौटेंगे, लेकिन यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस के बेसिस पे क्या आप उन कंपनियों से लोन ले सकते हैं। क्या हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अरविंद नारायण जी जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं शुभेंदु प्रस्टी जी जो कि डायरेक्टर हैं रिस्कोवरी से। अरविंद जी, मेरा सवाल अब आपसे होगा, और बहुत से लोग सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो आपका सिबिल स्कोर है, इस तरह के लोन लेने में सिबिल स्कोर आपका किस तरह से मदद कर सकता है, और दूसरी बात कि आप जो लोन लेते हैं उसको कितनी अवधि में, कितने सालों तक आप उसको चुका सकते हैं। सिविल जहां तक मामला है सिविल का, जैसे बैंक में सिविल देखा जाता है, वो LIC के पॉलिसी या किसी भी पॉलिसी पे LIC के सिविल नहीं देखी जाती। उस पे सिर्फ देखी जाती कि पॉलिसी कंटिन्यू है, पीरियड में कोई पेमेंट में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सारी सुविधा देखने के बाद भी उस पे जो भी होती है 80-85% जैसा शुभेंदु जी ने बताया है, बहुत सही उन्होंने बताया है। तो वो जो सुविधा है वो मिलती है, बस मिलती है। सिविल पर इस पे कोई मामला नहीं आती है।
सिविल जैसे बैंक में सिविल खराब होने पर किसी बैंक लोन नहीं देती है, वो चीज यहाँ नहीं है। वो एक बहुत ठीक। बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, ये बेनिफिट है कि एक जैसा चीज कि मैं ऐड आप- करना चाहूंगा हाँ। कि हमने ऐसे देखा है मार्केट में कि जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले रहे हो तो वो लोग सिविल स्कोर नहीं देखेंगे, मगर इसी पॉलिसी पे आप अगर कोई बैंक से लोन ले रहे हो तो आपका सिविल स्कोर अफेक्ट हो सकता है। ओके, वो अगर बैंक चाहे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका सिविल स्कोर, या लोन मना भी कर सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। मगर जब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से ही आपका पॉलिसी जहां पर है उसी इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं तो वो सिविल स्कोर कोई मायने नहीं रखता। क्या शुभेंदु जी इसको ऐसे भी समझा जाए कि अगर आप बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तब तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, लेकिन Yes. अगर आप एनबीएफसी से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, तभी भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि उनका जो डिसीजन अंडरराइटिंग का प्रोसेस है, क्रेडिट अंडरराइटिंग का प्रोसेस है, वो लोग उसी के आधार पे है, तो इसलिए वो लोग उसी को चेक करेंगे। जबकि ठीक। जो इंश्योरेंस कंपनी के पास हमारी पूंजी पड़ी है रही है तो उनको उसी के ऊपर उन्होंने हमको बिल्कुल। लोन दे रहे, तो उनको सिविल स्कोर की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे साथ अखिलेश तिवारी जी हैं जो कि इस वक्त गुड़गांव से फोन लाइन पे मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी अखिलेश जी से इस वक्त हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन वही सवाल शुभेंदु जी की बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो हम लोन ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, उसको कब तक हम उसको चुका सकते हैं, एक कोई टाइम पीरियड? वैसे तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी यही चाहते हैं कि वो पॉलिसी जो टेनर है उससे पहले हमको क्लोज करनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो उसकी बेसिस में हमारा इंश्योरेंस कवर भी खत्म हो जाता है। तो जनरली वो लोग 3 से 5 साल के अंदर उसको पे करने के लिए कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं। अगर उससे ज्यादा कोई कस्टमर चाहते हैं तो वो पॉलिसी पीरियड से 2-3 साल पहले वो खत्म करने के लिए उनको राय देते हैं। ओके, इसमें एक और सवाल अरविंद जी ये भी आ रहा है कि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि हम इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या हम ऑफलाइन कर सकते हैं, क्या तरीका है? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में है क्या, ऑफलाइन में है क्या, जो उसका जहां से ऑफिस पॉलिसी है उस ब्रांच में या जा करके उससे शाखा प्रबंधक साहब से एप्लीकेशन देंगे, भर के देंगे, तब ऑफलाइन में। ऑनलाइन भी योग सुविधा रखी है, ऑनलाइन भी सुविधा रखी है, ये पॉलिसी पर ऑनलाइन सुविधा देने की सुविधा है, लेकिन इसमें ऑफलाइन भी होती है पॉलिसी, ठीक, ऑफलाइन भी आप दे सकते तो कहने का मतलब कि दोनों ही तरीके से आप इस लोन का फायदा ले सकते हैं। हमारे जी, साथ जी। एक बार फिर से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं जो कि गुड़गांव से इस वक्त फोन लाइन में मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात एक्चुअली मेरी पॉलिसी 2014 से मैं एक कंटिन्यू किया हूँ और मैं लोन के रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ कि कितना मैं परसेंटेज लोन ले सकता हूँ इस पे। ओके। LIC की पॉलिसी है मेरी और एनुअल प्रीमियम करीब 18,000 जाता है सर मेरा, 17-18,000। तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्लीज गाइड करें। ठीक है, शुभेंदु जी अगर आप इसका जवाब दे सकें। हाँ अखिलेश जी, धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपकी जो एजेंट के थ्रू अगर आपने पॉलिसी खरीदा तो उनसे कनेक्ट कीजिए, या फिर आपका जो ब्रांच है, आपके जो प्रीमियम रसीट या आपका जो पॉलिसी में आपका ब्रांच ऑफिस का एड्रेस रहेगा LIC का, उसी ब्रांच ऑफिस में जाइए। तो आपने जितना भी प्रीमियम भरे हैं, अभी कितने साल से आप भरे हैं, आपका वो किस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है आपने और उसमें कितना आज की डेट में जमा पूंजी है, वो आपको बता देंगे ब्रांच ऑफिस में। और जो भी जमा पूंजी होगा उसके ऊपर आपको 85 या 80-85% उसका लोन आपको मिल सकता है। जी जी तो उतना प्रतिशत लोन मिलेगा और उसको इंटरेस्ट रेट आप अगर LIC से है तो मेरा जितना नॉलेज है 9% के करीब है वो इंटरेस्ट रेट, वो आपको चार्ज करेंगे 9%। और उसके ऊपर लोन आपको आपका जो ओरिजिनल पॉलिसी है वो लेके जानी है, ओरिजिनल पॉलिसी और बैंक डिटेल वो सब लेके जाएंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही प्रोसेस होके आपका लोन अमाउंट आपके खाते में, बैंक के खाते में आ जाएगा। तो इसमें प्रोसेस काफी सिंपल है। जी शुभेंदु, इसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि जो आपके पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है उसके 80 से 90% तक आपको लोन मिल सकता है। हाँ जी, इसमें ये 80 से 90% तमाम जो कंपनीज है जिनसे आप लोन लेना चाह रहे हैं ये सब अप्लाई करेंगे उसको, या उसमें भी कोई कम बेसी हो सकता है?
से ये 10-15% की फर्क होती है, जिसे LIC तो 90% तक देते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी से वो 85% देते हैं, 90 देते हैं, कोई 80 देते हैं। तो उस हिसाब से है। सो करीबन आप समझ लो 80 से 90 के अंदर 10% का फर्क रहेगा कंपनी टू कंपनी का, जो उनका पॉलिसी से इंटरनल गाइडलाइन है। और इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से फर्क रहता है, 9 से लेके 10, 10.5 तक। अब शुभेंदु, जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा सरेंडर वैल्यू को लेकर, अब एक सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि ये सरेंडर वैल्यू होता क्या है? हाँ, वही मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले समझाया था। हम जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में देते हैं, स्पेशली नॉट फॉर ए टर्म इंश्योरेंस के लिए नहीं, कोई सेविंग प्रोडक्ट जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, एंडोमेंट प्रोडक्ट है, सेविंग्स प्रोडक्ट है या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसमें हम हमारी लाइफ की सुरक्षा प्लस कुछ निवेश की पूंजी दोनों मिला के हमारा प्रीमियम देते हैं, राइट। जो हम लोग सपोज 10,000 रुपया देते हैं तो 10,000 रुपया में कुछ पैसा जाता है जो हमारा इंश्योरेंस की तरफ से, और बाकी जो पैसा बचता है वो निवेश की तरह उसको LIC या जो भी इंश्योरेंस कंपनी में आप रखते हो पैसा, वो हमारी बिहाफ पे उसको अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं और उस पे वो इनकम अर्न करके हमारे साथ शेयर करते हैं बोनस की तरह। तो हर साल हमारा जो प्रीमियम है उसमें से इंश्योरेंस का पोर्शन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज इतना आप 2 हटा दीजिए, बाकी जो बचा अमाउंट वो निवेश में जाता है। तो निवेश के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट कमाती है और उसको हमारे साथ बोनस की तरह शेयर करते हैं। तो हर साल हमारा जो बैलेंस बच गया निवेश की पूंजी प्लस हमको जो बोनस मिला, ये दोनों अक्यूमुलेट होते होते सालों में, इतने सालों में हमारा सरेंडर वैल्यू बनती है। तो वो सरेंडर वैल्यू के ऊपर हमको लोन मिलता है। ठीक है, लेकिन अरविंद जी, बहुत से ऐसे भी ग्राहक हैं जो कि दूर सुदूर एरिया में रहते हैं, जगहों पे रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में होती नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनका KYC जो है वो अपडेटेड नहीं है, जो ज़रूरी कागजात है वो उनके पास मिस हो जाते हैं। आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या उनको हमेशा अपना KYC अपडेट रखना चाहिए अगर वो इस तरह का लोन लेना चाहते हैं? तो अवश्य KYC तो अपडेट करना चाहिए। इस पे जो हमारे बीमा कंपनी है उनको भी थोड़ा सा जागरूकता लानी पड़ेगी ग्राहक के प्रति, कि ग्राहक को हमेशा समय समय पर बताएं कि KYC क्या चीज होता है, क्योंकि बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। ऐसा उनको कार्यक्रम चलाना चाहिए कि KYC कैसे बनाना है, क्या करना है। तो KYC तो जरूरी चीज है, वो तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक रहा सवाल LIC को, कि इस पर भी थोड़ा सा ग्राहक के प्रति और जागरूकता लाने के लिए कि कैसे उसको बताया जाए कि लोन कैसे लेनी है, लोन की सुविधा कैसे है, सरेंडर वैल्यू क्या है, ये सब चीज कंपनी को भी बताना चाहिए ग्राहक को। या कैसे भी जैसे ग्राहक के पॉलिसी देते हैं उसके साथ एक वो अपना लिफलेट भी देना चाहिए, कि जिससे कि लोगों को पता चले। और ये लिफलेट क्षेत्रीय भाषा में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में, अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल। तो बैंक की तरफ से भी या फिर जिस तरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तरफ से भी ग्राहकों को समय समय पर जागरूक करने की ज़रूरत है। समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक आखिरी सवाल शुभेंदु जी आपसे, कि उससे पहले एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका सवाल लें। लेकिन सवाल मेरा शुभेंदु जी आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से, हालांकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप लोन ले सकते हैं, हम इस पे आएंगे, लेकिन हमारे साथ जो कॉलर जुड़ गए हैं उनका हम आपसे रूबरू कराएं। हमारे साथ अनिल कुमार शर्मा जी है जो कि इस वक्त यूपी के कानपुर से जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, मैं आर्मी से हूँ जी, और मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से है और AGI से है। तो मेरा LIC में कोई पॉलिसी नहीं है और मैं हाउसिंग लोन LIC से लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे प्रोवाइड हो जाएगा? शुभेंदु जी, अगर आप उसका जवाब दे सकें। हाउसिंग लोन एक LIC की सब्सिडरी कंपनी है, वो अलग ही कंपनी है, उसके साथ पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं। वो अलग से मार्केट से जो कस्टमर से एनीबडी जो लेना चाहता है हाउसिंग लोन, आपका प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन और आपकी इंडिविजुअल इनकम का इवैल्यूएशन करके वो देंगे। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी होती है और प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होते हैं। तो आप जरूर जाइए, और उसी का इंश्योरेंस पॉलिसी होना इसी का कोई जरूरी नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कॉलर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, अरविंद नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभेंदु प्रस्टी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।